हेलो स्टूडेंट। आज हम बीपीएससी 101 का चैप्टर 1 करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं अब इस चैनल पे चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं और भी जितने भी आपके कोर्स कोड हैं उनको कराऊंगा, यहाँ पे चैप्टर वाइज कराऊंगा। ठीक है, जब पेपर पास में आएगा तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए भी वीडियो डाल दूंगा। बट ये जो आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इन चैप्टरों को भी करना पड़ेगा। आप सिर्फ वो वीडियो देख करके, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख करके जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पास हो सकते हैं आप। ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं आपको तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे सीरियल नंबर से सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और नोट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। जो है चैप्टर 1 का नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसके दो दृष्टिकोण पढ़ने हमें, मानक और अनुभवजन्य। इनके बारे में डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने जो यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ये आपके इग्नू के बुक्स के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। सारे टॉपिक्स कवर है। जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें राज्य, सत्ता, शासन, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और अधिकार, इन जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। यानी राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का एक ऐसा भाग जिसमें राज्य, सत्ता, शासन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, इन जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करना होता है। यह न केवल यह समझाने की कोशिश करता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, बल्कि यह भी बताता है कि उसे कैसा होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करता है। इसमें विचारकों के सिद्धांत के को पढ़ेंगे। जो मेन थिंकर्स थे, जो बड़े बड़े थिंकर्स हुए, पहले के विचारक हुए, उनके सिद्धांत, उनकी अवधारणाएं और उनके आदर्श राजनीतिक सिद्धांत के अंदर शामिल होते हैं, जो कि समाज को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। इसके दो जो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जो पहला है मानक दृष्टिकोण। मानक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? यह दृष्टिकोण होता है, इसमें क्या हमें स्टडी करनी होती है कि जैसे हम क्वेश्चन करेंगे क्या होना चाहिए, इस पर ये दृष्टिकोण आधारित होता है। इसमें यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार जैसे मूल्यों पर ध्यान देता है। यह नैतिक और दार्शनिक आधार पर निर्णय करता है, जैसे कि कौन सी बात व्यवस्था सही है या कौन सी गलत है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे दृष्टिकोण की, जिसको बोला जाता है अनुभवजन्य दृष्टिकोण, यानी इस दृष्टिकोण का मतलब है कि यह दृष्टिकोण क्या है पर आधारित होता है। क्या होना चाहिए नहीं, क्या है पर आधारित होता है। जैसे पहला पॉइंट लिखा है, यह वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और अनुभवों पर आधारित होता है। इसमें राजनीति का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। यह देखता है कि वास्तव में राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। मतलब इसमें, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हम वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीका अपनाते हैं, जिसमें तथ्य और आंकड़े और अनुभव, इन चीज़ों का ज़्यादा विशेषकर योगदान होता है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लिखा है वर्तमान लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है। जैसे तो भारत में लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र काम कैसे कर रहा है उसके बारे में स्टडी करना, आंकड़े और पर आधारित हम उसका अध्ययन करते हैं, तो ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है राजनीतिक सिद्धांत और उसके जो अन्य पारस्परिक संबंध है। पारस्परिक संबंध का मतलब जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास के साथ क्या संबंध है, अर्थव्यवस्था के साथ क्या संबंध है, नैतिकता और मानव व्यवहार से उसका क्या संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि इतिहास के साथ संबंध की बात करें अगर हम, तो इतिहास जो होता है वो राजनीतिक संस्थाओं, विचारों और घटनाओं के विकास को दर्शाता है कि पहले जो है, पहले से बाद में कितना विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें विकसित हुई, क्या क्या चीज़ें बदली, क्या बदलाव आया। इतिहास से हमें यही जानकारी मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत इन ऐतिहासिक अनुभवों से सिद्धांत बनाता है।
अगर हम इसमें कुछ थिंकर्स यानी कुछ विचारकों के विचार की बात करें, जैसे कार्ल मार्क्स जो थे वो इतिहास को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानते थे। वे ये मानते थे कि जो आर्थिक शक्तियाँ हैं वही इतिहास और राजनीति दोनों को निर्धारित करती हैं। मतलब आर्थिक रूप से जो मजबूत है वही इतिहास और राजनीति दोनों को निर्धारित करता है। ये मानना था कार्ल मार्क्स का। सेकंड जो विचारक है जॉर्ज हेगेल, इतिहास को विचारों के विकास की प्रक्रिया माना है और राज्य को नैतिक आत्मा का रूप बताया था जॉर्ज हेगेल ने। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र के साथ राजनीति का क्या संबंध है, राजनीतिक सिद्धांत का। तो पहला पॉइंट लिखा है राजनीति और अर्थव्यवस्था जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे सरकारी कोई नीतियाँ आती हैं, जैसे टैक्स, बजट, वेलफेयर, कुछ भी ये सब चीज़ें हैं जो सरकार जब कोई नीति लागू करता है तो उससे क्या होता है, उससे आर्थिक ढांचे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और आर्थिक ढांचे प्रभावित होते हैं, इससे वहाँ की राजनीति भी प्रभावित होती है। यानी अर्थशास्त्र का राजनीति पर एक तरह से प्रभाव पड़ता है ना। थिंकर्स की बात करें अगर हम, तो एडम स्मिथ जो थे इन्होंने बताया था कि जो मुक्त व्यापार यानी जो फ्री मार्केट होता है और अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एडम स्मिथ ने राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन भी किया था। अब बात करें सेकंड थिंकर्स की, जॉन मेनार्ड किन्स, हस्तक्षेप को जरूरी बताया, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा भी दिया। अब हम आगे अगर आगे देखें कि समाजशास्त्र से राजनीति सिद्धांत का क्या संबंध होता है, तो समाजशास्त्र समाज की संरचना, वर्ग और धर्म को समझता है। राजनीतिक सिद्धांत इन सामाजिक कारकों के प्रभाव को समझता है। थिंकर्स की बात करें तो जो एमिल दुर्कheim थे इन्होंने सामाजिक एकता पर ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने माना है कि समाज में एकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्स वेबर जो थे उन्होंने सत्ता को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 प्रकार का बताया। जो एक होता है पारंपरिक, एक होता है करिश्माई और एक होता है वैधानिक। तो अब आते हैं दर्शन शास्त्र के साथ राजनीतिक सिद्धांत का क्या संबंध होता है। तो संबंध की अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक सिद्धांत का मूल आधार है वो दर्शन शास्त्र है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता इन जैसे मूल्यों को परिभाषित करता है। थिंकर्स की बात करें तो जो प्लेटो थे उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की, अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा, जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया। अगर विधि के लॉ की बात करें कि लॉ के साथ राजनीतिक सिद्धांत का क्या संबंध होता है, तो कानून जो होता है वो राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक ही रूप है ना। अगर कानून ही नहीं रहेगा तो फिर राजनीतिक सिद्धांत अच्छे से मतलब उस समाज में राजनीतिक सिद्धांत का पालन नहीं होगा। तो एक तरह से कानून जो होता है वो राजनीतिक सिद्धांत का एक व्यवहारिक रूप ही होता है, जैसे संविधान और अधिकार राजनीतिक विचारों पर आधारित होते हैं। थिंकर्स की बात करें तो जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य की आवश्यकता बताई। जैसे जॉन लॉक थे उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार बताया। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध होता है राजनीतिक सिद्धांत का, तो राजनीति में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मतदान करना, नेतृत्व और जनमत मनोवैज्ञानिक कारकों से ही प्रभावित होते हैं। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मानव व्यवहार को अवचेतन से जोड़कर समझाया। हेरोल्ड लासवेल ने राजनीति को हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ के रूप में परिभाषित किया। अब थर्ड जो वो है टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत का विकास, कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका प्रारंभिक राजनीतिक सिद्धांत। इसकी जो मुख्य विशेषता यह है कि ये जो काल है ये प्राचीन से लेकर के 19वीं सदी के बीच तक फैला हुआ है। यानी कि इसमें हम उन समय की बात करते हैं जो प्राचीन काल था और जो मध्य काल था 19वीं सदी का मध्यकाल, यहाँ तक हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं प्रारंभिक वाले राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो इसमें राजनीति को नैतिकता और आदर्शों से जोड़ा गया है। मुख्य प्रश्न था कि राज्य कैसा होना चाहिए, तो इसमें और न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब बात करें प्रकृति की, तो जो प्रारंभिक
जो प्रारंभिक समय था उसमें दार्शनिक और आदर्शवादी ज़्यादा प्रकृति देखने को मिलती थी, मूल्य आधारित होती थी और वर्णनात्मक कम होती थी लेकिन व्याख्यात्मक ज़्यादा होती थी। मतलब प्रैक्टिकल कम होता था, वर्णनात्मक कम होता था और व्याख्या के आधार पर ज़्यादा राजनीतिक सिद्धांत आधारित था। यानी कि ये जो चरण होता था राजनीतिक सिद्धांत का, वो आदर्शवादी चरण कहा जाता है इस प्रारंभिक वाले समय की बात करें अगर हम। तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो होता है आधुनिक विकास जो हुआ। तो आधुनिक विकास में सबसे पहले देखो तो 19वीं सदी के बाद जब 20वीं सदी में सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति को ज़्यादा अपनाया गया ना, इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत में भी ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि पहले जो था, अभी पढ़ा था आपने कि पहले जो था वो वैज्ञानिक पद्धति पे नहीं था, वो व्याख्यात्मक पद्धति पे था, यानी व्याख्यात्मक वर्णन पे आधारित था। ठीक है। अब जो 20वीं सदी की अगर हम बात करें, जो आधुनिक विकास के अंतर्गत आता है, तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो गया, इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या रहीं? तो राजनीति का अध्ययन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किया जाने लगा। जैसे अभी पढ़ा था ना कि अनुभवजन्य वाले में कि क्या है पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मानव व्यवहार, मतदान, राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक अध्ययन, ये सारे मुख्य विशेषताएं हैं इसकी। व्यवहारवाद की बात करें हम, व्यवहारवाद 1920 से 1960 के बीच का समय जो है, इसको व्यवहारवाद के अंतर्गत माना जाता है। राजनीति को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया। सर्वे, डेटा, सांख्यिकी का ज़्यादा उपयोग किया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद, यानी इसमें उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो 1960 के दशक में यह महसूस हुआ कि केवल तथ्य और डेटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे समाज की समस्याओं का समाधान नहीं देते। ठीक है। तो उसके बाद ये किस पे आधारित हो गया कि क्या होना चाहिए और क्या है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होता है। दोनों का समन्वयन जो होता है वही उत्तर व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि होती है। अगर हम बात करें कि सामाजिक समस्याएं जो थीं, जैसे गरीबी, असमानता, अन्याय, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। मूल्य और तथ्य दोनों का महत्व समझाया गया। नारा दिया गया प्रासंगिकता और क्रिया के आधारित पे। यानी कि इस चरण में जो है ना, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अधिक व्यवहारिक और समाज उन्मुख बन गया। किसकी बात हो रही है? उत्तर व्यवहारवाद जो उस समय था उसकी बात की हो रही है। समकालीन जो राजनीतिक सिद्धांत थे, इसकी जो मुख्य विशेषता थी, जैसे विविधता यानी डाइवर्सिटी और बहुलवाद के आधारित थी, जिसमें नए मुद्दों पर ध्यान दिया गया, जैसे नारीवाद, पर्यावरण को लेकर के, मानव अधिकार को लेकर के, राजनीति की पहचान, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो बहुआयामी था ये। वैश्विक दृष्टिकोण इस पे ज़्यादा दिखाई दिए, आलोचनात्मक सोच भी इसमें देखने को मिली। ठीक है। विकास की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ रहीं, आदर्शवाद यानी यथार्थवाद, मूल्य आधारित वैज्ञानिक अध्ययन, केवल राज्य पर ध्यान, समाज और व्यक्ति पर ध्यान, सैद्धांतिक यानी व्यवहारिक जो दृष्टिकोण, एकल दृष्टिकोण यानी बहुलवादी दृष्टिकोण, ये सारे हमारे जो मुख्य बदलाव देखे गए। ठीक है। तो मतलब जो ऊपर से पढ़ा ना, पहला जो था आदर्शवाद था, दूसरा मूल्य आधारित था, तीसरे में जो पॉइंट पढ़ा हमने, जो केवल राज्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया यानी समाज और व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, फिर सैद्धांतिक यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला पार्ट है, उसके बाद आता है एकल दृष्टिकोण, फिर बहुलवादी दृष्टिकोण। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की दिशा में। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है जिसमें हम राजनीतिक जीवन, संस्थाओं, मूल्यों और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि यह राजनीति के सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य केवल यह जानना नहीं है कि राजनीति होती क्या है, बल्कि यह भी जानना है कि क्या होनी चाहिए। ठीक है। सरल शब्द में अगर हम बात करें कि इसको सिंपल वे में कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, तो राजनीति, विचार, मूल्य और विश्लेषण, इन सब का समावेश होता है। ठीक है। अगर हम परिभाषा की दिशा में मुख्य तत्व की बात करें, तो पहला जो पॉइंट है राजनीतिक अवधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये सारे राजनीतिक सिद्धांत के मूल आधार होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मूल्य की, तो जो राजनीतिक सिद्धांत में यह देखा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है,
और यह नैतिक निर्णय लेने में भी मदद करता है। ठीक है, जैसे न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए समाज में और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में जो भी निर्णय लेना ये मदद करता है। मूल्य के अध्ययन अंतर्गत यही हमें ध्यान देना होता है। अनुभवजन्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो वास्तविक जो राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों का जो अध्ययन होता है यही अनुभवजन्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। इसमें हमें डेटा, तथ्यों और अनुभव पर आधारित अध्ययन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चुनाव प्रणाली जैसे है ना, चुनाव प्रणाली में क्या होता है, डेटा वगैरह का ध्यान देना होता है, तथ्यों को ध्यान देना होता है और पीछे के जो अनुभव, पीछे से लिए गए अनुभव पर आधारित होती है, तो इसलिए अनुभवजन्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। विश्लेषण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत केवल जानकारी नहीं देता बल्कि उसके बारे में विश्लेषण भी करता है, कारण और परिणाम दोनों को ये समझता है। ठीक है, अगर हम बात करें व्याख्या की तो यह बताता है कि राजनीतिक घटनाएं क्यों होती हैं, उनके पीछे के कारण क्या है उसको स्पष्ट करता है। परिभाषा की बात करें कि इसके अलग अलग दृष्टिकोण, परिभाषा के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इसमें पहला जो है वो है मानक दृष्टिकोण और दूसरा जो है अनुभवजन्य दृष्टिकोण, जिसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपने देखा था। इसमें दो दृष्टिकोण के बारे में हमें पढ़ना था। जो मानक दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए इस पर आधारित होता है और आदर्श और मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इस दृष्टिकोण को के अंतर्गत। अनुभवजन्य की दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये क्या है पर आधारित है, मतलब दोनों में मेन चीज़ क्या है, मानक जो है वो क्या होना चाहिए और अनुभवजन्य है वो क्या है, ये इन पे आधारित होते हैं। ठीक है, वास्तविक तथ्यों और डेटा का अध्ययन करना अनुभवजन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, जबकि आदर्श और मूल्यों पर जोर, मतलब जो पहले से आ रही प्रथा या फिर पहले से आ रहे जो चल रहे नियम कानून जो है उन्हीं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है मानक दृष्टिकोण में। जबकि अनुभवजन्य दृष्टिकोण में तथ्यों और डेटा को, नए जो तथ्य और डेटा है उसके अनुसार उसमें जो भी बदलाव करने हैं उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, समन्वित दृष्टिकोण में क्या होता है, इन दोनों का मिला करके, जैसे कि मानव और अनुभवजन्य दोनों का समावेश हो जाना, दोनों का मिश्रण हो जाना। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत इसी पर आधारित है। जो अभी का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो दोनों का समावेश है, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत इसी पर आधारित है। अगर हम बात करें इसके फाइनल डेफिनेशन की, यहाँ पे लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है जो राजनीतिक जीवन, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहार का विश्लेषण करता है तथा यह समझाने का प्रयास करता है कि राजनीति क्या है और कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के जो महत्व है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसके महत्व को समझिए कि राजनीति को समझने का जो आधार होता है ये इसका मेन होना चाहिए कि राजनीति के समझ कहाँ का आधार मेन क्या है। ठीक है, फिर ये अवधारणाएं जो होती हैं हमें राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती हैं। विश्लेषण में सहायक होना, इसके माध्यम से हम राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण की बात करें हम तो यह तय करने में मदद करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। राजनीतिक बहस का आधार क्या होता है, तो सभी राजनीतिक चर्चाएं इन अवधारणाओं पर आधारित होती हैं। व्यवहार और नीति निर्माण में उपयोगी होना, यानी सरकार की नीतियाँ इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बनाई जाती हैं। यानी हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इन अवधारणाओं के राजनीतिक सिद्धांत को समझाना संभव नहीं है बिना इन अवधारणाओं के, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, इनके बिना राजनीतिक सिद्धांत को समझना संभव नहीं है। ये सारी अवधारणाएँ पहले हमें पढ़नी होंगी, अध्ययन करना होगा। क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, ये एक टॉपिक है। तो इसके बारे में 20वीं सदी के बीच में, यानी कि 1950 से लेकर 60 के बीच का जो समय है उसमें कुछ विद्वानों ने यह कहा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अब मृत हो चुका है। ऐसा कहा क्यों गया, तो आगे बताया गया है कि व्यवहारवाद का ज़्यादा प्रभाव था उस टाइम। इसमें केवल तथ्यों और आंकड़ों पर जोर दिया जाता था। मूल्यों और आदर्शों का महत्व कम हो गया था। अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा। राजनीति को केवल विज्ञान की तरह ही देखने का प्रयास किया गया। सैद्धांतिक चिंतन की कमी देखने को मिली और नए बड़े सिद्धांत विकसित नहीं हो रहे थे। तो कुछ विद्वान इसीलिए मानते थे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है जो वो अब अप्रासंगिक हो गया है या केवल पुराने विचारों तक सीमित रह गया है।
वास्तविकता क्या है, तो उसके बारे में हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि यह एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। यानी मृत होने की बात जो थी वो अतिशयोक्ति थी, मतलब पूरी तरह से सही भी नहीं थी कि मतलब मृत हो चुका है यानी पूरी तरह से समाप्त हो गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब आगे हम चले। जो सेकेंड पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कैसे हुआ, तो इसमें 1960 के बाद यह महसूस किया गया कि जो तथ्य और डेटा पे आधारित जो हम समाधान निकाल रहे हैं उसी पे केवल समाधान नहीं हो सकते, समस्याओं का समाधान उसके पर ही आधारित नहीं हो सकता। पुनरुत्थान के कारण क्या थे, तो सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, असमानता, अन्याय, इन जैसे मुद्दों ने मूल्य आधारित चिंतन की आवश्यकता को भी बढ़ा दिया। उत्तर व्यवहारवाद इसमें जो है, इसने कहा कि राजनीति को केवल क्या है नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ कर देखना चाहिए। तो नए विचारों का उसके बाद उदय हुआ, जैसे नारीवाद हो गया, पर्यावरणवाद हो गया, मानव अधिकार, इन जैसे नए दृष्टिकोण जो हैं वो सामने आए। मूल्यों की वापसी जो हुई, न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर विशेष फिर से जोर दिया गया। ठीक है, अब हम पुनरुत्थान की विशेषताओं की बात करें तो मूल्य, तथ्य, इन दोनों का समन्वय देखने को मिला, जो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक और समाज उन्मुख दृष्टिकोण, समकालीन समस्याओं पर ध्यान दिया गया। सिद्धांत में दृष्टिकोण की, तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। ये दृष्टिकोण हमें राजनीति को अलग अलग कोणों से देखने और गहराई से समझने में मदद करते हैं। जैसे पहला जो है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो इसके बारे में सबसे पहले समझो। इस दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारों और संस्थाओं को इतिहास के संदर्भ में समझा जाता है। इसमें जो मुख्य विशेषताएं हैं, अतीत की घटनाओं और विचारों का अध्ययन करना, यह देखना कि समय के साथ राजनीतिक सिद्धांत कैसे विकसित हुआ है, परंपराओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर जोर दिया जाना। महत्व की बात करें तो जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझने में मदद मिला। राजनीतिक सिद्धांत के विकास को स्पष्ट करता है, यानी इतिहास के बिना राजनीति की सही समझ संभव नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी हमें राजनीति को समझना है तो उसके पहले हमें उसके इतिहास को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, मानव अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो यह दृष्टिकोण जैसे क्या होना चाहिए पर आधारित होता है। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर ज़्यादा जोर देना, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना करना, नैतिक और दार्शनिक आधार इसका होता है। महत्व की बात करें तो सही और गलत का निर्धारण करता है, समाज को सही दिशा प्रदान करता है, यह राजनीति को नैतिक आधार भी देता है। ठीक है, अनुभवजन्य दृष्टिकोण, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था वैसे, यह दृष्टिकोण क्या है पर आधारित होता है, वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों पर, अनुभवों पर आधारित होता है, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन, सर्वे डेटा और अनुसंधान का उपयोग, ये सारे ऊपर पढ़ चुके हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी भी हम देख लेंगे। समकालीन भी हमने पढ़ लिया जिसमें दोनों का समावेश होता है, नए विचार और दृष्टिकोण विकसित हुए जो पारंपरिक सोच से अलग थे। इसमें जो पहला पॉइंट है सार्वभौमिकता के लिए विपक्ष, तो इसमें अर्थ की बात करें तो एक ही सिद्धांत का मूल्य को हर जगह लागू करने का विरोध, विभिन्न समाजों की अलग अलग परिस्थितियों को महत्व देना, हर समाज के लिए अलग दृष्टिकोण जरूरी है, ये सारा चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, बड़े विवरणों की आलोचना करना, जैसे बड़े और सार्वभौमिक सिद्धांत जैसे कि केवल एक सही विचारधारा पर प्रश्न उठाना, छोटे और स्थानीय अनुभवों को ज़्यादा महत्व देना, यानी एक ही सिद्धांत से पूरी दुनिया को नहीं समझा जा सकता, इस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर हम उत्तर सकारात्मकवाद की बात करें तो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पर्याप्त नहीं मानता है, बल्कि यह मानता है कि मूल्य, संस्कृति और संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशेषताएं बात करें तो ये तथ्य और मूल्य दोनों का महत्व होता है, व्यक्तिपरक अनुभवों को भी शामिल करना, यानी राजनीति को समझने के लिए केवल डेटा पे ध्यान नहीं देना होता, हमें उसके साथ साथ अनुभवों की भी ज़रूरत भी पड़ती है। अब हम बात करें अनुभवजन्य और तुलनात्मक दृष्टिकोण की, तो विभिन्न देशों में व्यवस्थाओं की तुलना करके अध्ययन करना, डेटा और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ये हमारा जो होता है। इसका महत्व क्या होता है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को बेहतर समझ कैसे हो, नीतियों की सुधार में मदद मिलती है इससे, यानी तुलना करके राजनीति की व्यापक समझ ज़्यादा विकसित होती है। यानी तुलनात्मक जो होता है ना, उससे ये होता है कि हमें एक देश से जैसे एक देश की राजनीतिक सिद्धांत को दूसरे देश से कंपेयर करें और फिर उसमें से कुछ हम सुधार करें, तो ये तुलनात्मक राजनीति होती है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
इसी टाइप से मैं सारे चैप्टर आपको कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें सपोर्ट करना है आपको, ठीक है, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी रहेगी होगी इस वीडियो में। आप कमेंट्स में बताना ताकि हम आगे जा कर के इसको सुधार सकें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।